प्रणाम सभी को, जय श्री राम। मैं निखिल कुमार सिंह आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड्स के जुड़े हुए हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक बेसिकली दो घटनाओं से रिलेटेड है। दोनों घटनाएं सेम नेचर की हैं। एक घटना जो आपने कुछ दिनों पहले सुनी होगी, जहां पे त्रिपुरा में एक डीएम ने एक शादी समारोह में जाकर लोगों की पिटाई कर दी थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको पता नहीं पिटाई करने की शक्ति कहां से मिली थी, पंडितों को भी पीटा गया था। और दूसरी घटना बिल्कुल रिसेंट है, जहां पे छत्तीसगढ़ के डीएम ने एक युवक को रास्ते पे, वो बेचारा अपने घर में किसी बूढ़े आदमी के लिए दवाइयां लेकर जा रहा था, उसको रास्ते पे रोक कर थप्पड़ मारे गए। तो अभी दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो मोबाइल भी तोड़ दिया गया, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आज की जो हमारी ये जो मीटिंग है, इसका बेसिक एजेंडा जो है वो एजेंडा सरदार पटेल जी से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सरदार पटेल जी ने एक समय इंडियन सिविल सर्वेंट्स को रेफर किया था द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो आज यही डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि आजादी के लगभग 70 साल के बाद राष्ट्र निर्माण में ब्यूरोक्रेसी का क्या योगदान रहा है, इस ब्यूरोक्रेसी में बढ़ते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाए या इसके क्या कारण है। तीसरा, लैटरल एंट्री की जो बात चल रही है, इस लैटरल एंट्री की बात में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगर इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स नहीं हो सकते हैं, तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स फॉर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, इंडियन ब्यूरोक्रेसी। और इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स को इतनी हाइप दी जाती है, इनके माना जाता है कि ये जो सेवा कर रहे हैं वही एकमात्र जन सेवा है, और बाकी लोग यानी एक सफाई कर्मचारी हो गया, एक टीचर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, इनके काम को हम और आप लोग ही एडमायर नहीं करते हैं, तो बाकी लोग क्या एडमायर करेंगे, इस पे भी ये डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन को मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं अपने बहुत ही खास मित्र प्रतीक राय को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रतीक राय जी एनआईटी जमशेदपुर से इन्होंने हमारे साथ ही 2015 में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद इनकी कैरियर का ग्राफ बिल्कुल ही ऊंचा चला गया, और इसके बाद इन्होंने आईआईटी दिल्ली, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से एमटेक किया। आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको पता होगा कि आईआईटी दिल्ली एक ऐसी संस्थान है जो कि वर्ल्ड में रैंक 4 है इन प्रोड्यूसिंग द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बाद आईआईटी दिल्ली का नाम आता है मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप प्रोड्यूस करने में। तो वहां से प्रतीक राय जी ने अपनी एमटेक की डिग्री ली। इसके बाद भी इन्होंने अपना आगे का कार्यकाल जारी रखा, और इसके बाद इन्होंने अभी फिलहाल ये आईआईएम रांची से पीएचडी कर रहे हैं, और काफी ही उज्जवल भविष्य है इनका, और देश निर्माण में ये आगे अपना बहुत ही अच्छा योगदान देंगे। अब मैं प्रतीक राय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करे आपसे। प्रतीक राय। नमस्कार सभी लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है सब तक। अगर आ रही है तो प्लीज कंफर्म कर दें। जी धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में एक स्वयंसेवक हैं, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अंश मानव जाति के कल्याण के लिए भारत भ्रमण में घूमते हुए, एनजीओ के लिए काम करते हुए, संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते हुए दिया है। और वो काफी नजदीक से उन्होंने समाज को, भारतीय समाज को देखा है, और 17-18 स्टेट्स में वो एक लंबी अवधि तक काम कर चुके हैं। हमारे साथ हैं माननीय श्री संजीव तिवारी जी। हाँ, नमस्कार। संजीव तिवारी जी अभी फिलहाल एक बहुत ही बड़ा ध्येय लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें कि वो भारत को सुखाड़ मुक्त और बाढ़ मुक्त कैसे बनाया जाए, इस विषय पर वो काम कर रहे हैं आदरणीय श्री श्याम सुंदर राठी जी के साथ। और ये जो वीडियो है, मैं निवेदन करूंगा निखिल से कि वो इस वीडियो को जब अपलोड करें यूट्यूब पे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में संजीव जी के यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दें। यूट्यूब चैनल का नाम ग्रामोदय फाउंडेशन है, और ग्रामोदय फाउंडेशन इनका एनजीओ भी है, जिसके तहत ये भारतवर्ष को
में जो पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करने के साथ साथ उन इश्यूज के अराउंड एक आंदोलन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और आंदोलन सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेना चाह रहे हैं। तो ये संजीव जी का परिचय हुआ। और हमारे साथ हैं माननीय श्री संदीप ढाका जी। संदीप ढाका जी ने केमिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद इन्होंने एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में जाकर के अपना आगे का शोध किया। उसके बाद फिलहाल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं ये इस पैनल में सबसे छोटे हमारे अनुज श्री सुधीर सिंह राठौड़ जी। ये ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं। ये इनका फाइनल ईयर है। टेक्नोलॉजी में काफी रुचि है इनकी। मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। और हमारा जो ये आज का पूरा डिस्कशन है वो क्योंकि हम लोग सब कोई अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, हमारा सबका एक अलग अलग ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन रहा है और हम लोग सबका अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो उस पर्सपेक्टिव के तहत हम लोग आज आंकलन करेंगे ये जो मौजूदा समय में हाल ही में जो 2 घटनाएं घटी, जिसमें कि हमें ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा रूप सामने आते हुए दिखा जिसमें वो जो एक घमंड होता है, वो जो एक रुबाब होता है, वो जो एक हर बच्चा जो ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है उसके पीछे जो एक माइंडसेट रहता है पावर का, वो किस तरीके से एकदम नग्न अवस्था में सामने आती है जब मासूम और निहत्थे लोगों को, जो आपके सामने कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जो आपके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, उसको भी आप बुरा व्यवहार करना, उसको लज्जित करना, उसकी अपनी शादी में, उसके अपने विवाह जैसे प्रकल्प में उसके साथ ऐसा बर्ताव करना जिसका कि उसके मन पर एक शादी ब्याह इस प्रकार का प्रकल्प होता है जो आदमी को जीवन भर याद रहता है, लेकिन उसमें उसके साथ दुष्व्यवहार करना, फिर किसी राह चलते व्यक्ति के साथ उसकी सार्वजनिक संपत्ति जो है, मोबाइल जैसे आज हमने देखा एक नौजवान का मोबाइल तोड़ दिया गया पटक करके एक डीएम के द्वारा, उसको थप्पड़ मारना। तो यदि कोई व्यक्ति गलत भी है और वो सरेंडर कर चुका है, अगर वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, अगर वो आपको रोक नहीं रहा है, तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना एक डीएम को कैसे शोभनीय है। हम अब बाकी लोगों पर ओनस रखने से पहले एक बार मनुस्मृति जो चारों तरफ जिसकी प्रति जलाई जाती है उसमें से एक ध्येय सबके सामने रखना चाहेंगे। मनुस्मृति में जब वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, तो उस समय ऐसा प्रावधान था कि यदि कोई गलती, यदि एक गलती शूद्र करे तो उसे जितनी सजा मिलती थी उससे 2 गुनी सजा मिलती थी वैश्य को यदि वो व्यक्ति वही सेम गलती करे, और यदि वही सेम गलती किसी क्षत्रिय के द्वारा की जाती थी तो उसे 8 गुना सजा मिलती थी, और अगर ब्राह्मण कोई वही सेम गलती करता था तो उसे 16 गुना सजा मिलती थी। ठीक उसी प्रकार जो डीएम होता है उसे हमने काफी पावर्स दे रखी है, संवैधानिक पावर दे रखी है, वो दंडाधिकारी भी होता है, उसे दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन इतना पावर और इतना एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होने के बाद आप अगर इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए उसी प्रोपोर्शन में सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। और जब तक सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक आंसरेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक आंसरेबिलिटी नहीं आएगी इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं जिसमें जो एक अहंकार होता है ब्यूरोक्रेसी का, वो एकदम अपने नग्न स्वरूप में सामने आ जाता है। वो हम बिल्कुल 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 देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इंडियन सिविल सर्विस है, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये भारत का कोई यूनिक कंसेप्ट नहीं था। इसे हमें जैसे बहुत सारी चीजें अंग्रेजों से मिली, ये भी इंडियन सिविल सर्विस का जो इतिहास है वो हमें अंग्रेजों से ही मिली है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब उस समय बोला जाता था इसको आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, और इंपीरियल सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कार्य लगभग 1833 या 1840 तक चला,
और उसके बाद जाके 1854 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको भारत का सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ मैकॉले कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को माना और बाद में सिविल सर्विसेज में इंडक्ट होने के लिए लंदन में एग्जाम्स कराए जाने लगे। और लंदन में एग्जाम्स होते थे, भारतीयों को लंदन जाके ये एग्जाम्स देना पड़ता था। और सब्जेक्ट्स भी ऐसे ऐसे थे, सब्जेक्ट्स में भारतीयों के लिए कोई बहुत फेवरेबल सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। और वहां पे जो मिनिमम एज रखा गया था इस एग्जाम में बैठने के लिए वो 18 साल था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो मैक्सिमम साल था वो 23 वर्ष था, आज जो कि 32 वर्ष है। यानी हम लोग में से किसी भी लोग वहां पे एलिजिबल नहीं होते। और सबसे पहले 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने इंपीरियल सिविल सर्विसेज क्रैक की थी, जो हमारे बहुत ही महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो मैं अब चलना चाहूंगा डॉक्टर संदीप ढाका सर के पास और उनसे जानना चाहूंगा कि सर, अगर इतनी प्रॉब्लम्स इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, इतना जो हाइप है, वो हाइप का रीजन क्या है? आपको क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहेंगे? जी धन्यवाद निखिल जी। मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ये व्यू है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में एक जो कंट्रोल होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी में है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल कंट्रोल भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियन यूज करते हैं। अगर पॉलिटिशियन निष्पक्ष तरीके से कंट्रोल करे, अगर पॉलिटिशियन निष्पक्ष तरीके से ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करे, तो ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह का अभी ये रिसेंटली इंसिडेंट हुए, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे वो रायपुर में हो, या और बहुत सारे अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, और बहुत सारे इंसिडेंट है जो इंडिया में बार बार होते रहते हैं। माफ कीजिएगा एक सेकंड के लिए, आप लोग जारी रखिए, मैं आ रहा हूँ। तो उसके होने का यही एक कारण है कि उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो उस लेवल या उस तरीके से नहीं है जो होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार है। एक्चुअली पॉलिटिशियन क्या है कि पॉलिटिशियन भी बहुत हद तक उन पे निर्भर करते हैं। चाहे वो बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि न्यूज बार बार न्यूज़पेपर में न्यूज भी पब्लिश होती है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी और जो सेक्रेटरी है, जो सीनियर आईएएस अधिकारी है, या जो इनके अपने पुराने वो है लोग ब्यूरोक्रेसी में, ये उनकी एडवाइस या उनकी सलाह पे आगे काम करते हैं। दूसरा ये है कि अगर पॉलिटिशियन में किसी तरीके का कोई फॉल्ट होता है, कोई कहीं करप्शन चार्ज होता है, कहीं किसी तरीके का उनका कोई केस होता है, तो वो भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों में ही जाता है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में बनी हुई है, जो आम जनता को जिसका भुगतान करना पड़ता है। अभी जैसे हरियाणा में था, खेमका का काफी, हेमंत खेमका जो थे उनका काफी उसमें मीडिया में रहता था, इतनी बार ट्रांसफर हुआ, इतनी बार, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो वो अपने जो फेवरेट ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनको लेकर आती है। इसीलिए वो जैसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो उसको रिप्लेस करके दूसरे को लेके आती है। भाई जब वो अधिकारी है, वो उसमें एक एग्जाम क्रैक करके आया, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तो ऐसा क्या जरूरत आ पड़ती है कि तुम सीएम की या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है और वो विद इन 24 आवर में न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं 40 आईएएस अधिकारी बदल दिए, 50 का ट्रांसफर कर दिया। मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि जो पिछले 2 साल से स्टेट को चला रहे थे उनको एकदम से रिप्लेस करके दूसरे लोगों को क्यों लाया गया। तो ये तो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। अशोक खेमका जी का जितना सर्विस नहीं रहा उससे ज्यादा ट्रांसफर रही है सर। जी हाँ, यही अशोक खेमका जी, हाँ मैं शायद हेमंत खेमका जी बोल, अशोक खेमका जी। तो यही वो है ना कि इसी तरीके से पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो भी अपने बेनिफिट के लिए। तो इसमें कहीं भी आम जनता का या कहीं भी पब्लिक का जो कॉमन मैन है उनका कोई बेनिफिट या किसी तरीके का उनको कंसीडर करके कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, और उसका भुगतान फिर हमको जो आम जनता है, जो आम जन है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो किसी जगह पे काम कर रहे हो, या कोई बिजनेसमैन हो छोटा मोटा, वो उनको फिर भुगतना पड़ता है। इसका यही रीजन है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो एक तरीके से अपने बेनिफिट के लिए है, वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको सपोर्ट करती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉलिटिकल पार्टी उनको किसी तरीके का पनिश नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी को भी वो केवल रिप्लेस कर देते हैं। अभी जैसे रायपुर का वो केस भी है कि जस्ट रिप्लेस कर दिया हमने, सस्पेंड कर दिया हमने, उसको हटा दिया, ये सब इन्हीं के लोग हैं। कुछ दिनों बाद ये ही फिर पावर में फिर मिलते हैं वापस, पता भी नहीं चलता कि कब चले गए कब आ गए। तो एक तरीके का, और
बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि ये जो हाइप आज हम लोग बोलते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी का इतना हाइप है, ये मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे जो गार्जियंस है दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि बचपन से ही मुझे लगता है कि लगभग लगभग हर घर में ये बोला जाता है कि बेटा आईएएस बनो, आईपीएस बनो, लाल बत्ती, अब तो लाल बत्ती हट गई है, वहां पे जाओ, पावर यूटिलाइज करो। मतलब उनको बताया, ये नहीं बताया जाता है कि आपको आईएएस और आईपीएस क्यों बनना है, आईएएस आईपीएस की ड्यूटी क्या होती है। आपको जाके एक पेट्रोल पंप का भी निरीक्षण करना पड़ सकता है, वहां पे लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है, ये दिक्कतें अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये बातें नहीं बताई जाती। यही बताया जाता है कि तुम यार कहीं आईएएस आईपीएस बन जाओ, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आप ये इनडायरेक्टली यही बोला जाता है। अब मैं इसमें सुधीर को इनवाइट करना चाहूंगा और सुधीर से मैं पूछूंगा कि यार सुधीर, ये दो इंसिडेंट्स तो हमारे सामने कैमरे पे आ गए, नहीं तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा छत्तीसगढ़ का, वो डीएम यहाँ उसको लग रहा था कि कोई उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो बोल रहा था कि समवन हैज समथिंग रिकॉर्डिंग मी और लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हम तो देखते हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आप ने कभी फेस किया हो या आपको कभी याद हो आपके क्षेत्र में या बिहार में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिसपे आप प्रकाश डालना चाहेंगे सुधीर, तो आप इस पे बोले। अरे अभी पिछले बार यही लिपि सिंह वाला जो केस हुआ था बिहार में, अभी हम एक मिनट, हम सुधीर से आके आपके पास आते हैं। बस सुधीर को ही हम एक लिपि सिंह वाला केस ही सुधीर बेहतर बता पाएगा क्योंकि उसमें बिहार में था, हमारी इसके सुधीर के साथ अच्छी खासी चर्चा हुई थी। हम बस एक बार जो अभी थोड़ी देर पहले ढाका जी ने बोला और जो निखिल सिंह ने कहा, उन दोनों में क्या कोरिलेशन है। सबसे पहले जो ढाका जी ने बोला कि एक सांठगांठ है नेताओं में और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, एक अदृश्य सांठगांठ है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज करती है और नेता भी अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। और इसके बीच में पिसता कौन है? जो आम जनता है। सिविल सर्वेंट है तो सर्वेंट ना, नौकर है, लेकिन उसकी आपको सर्विस देने का उसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सांठगांठ है मंत्री के साथ, नेताओं के साथ, और नेता भी जो है इनका इस्तेमाल करके अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। और जब यही कॉमन आदमी देखता है कि बाप रे बाप, ये जो आईएएस आईपीएस है इसका मंत्री के साथ उठना बैठना है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे का पावर को एम्पलीफाई जब कर देता है, तो जो इस गणतंत्र में जो एक होता है बिल्डिंग ब्लॉक, कॉमन एलिमेंट, सिटीजन जो होता है, वो कहीं बहुत बौना हो जाता है। जब ये लोग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे का पावर एम्पलीफाई करते हैं। संदीप सर कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रतीक जी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी महाराष्ट्र का है। जो देशमुख होम मिनिस्टर को देशमुख जी को हटाया, उसमें मतलब कि जो कमिश्नर ने उस पर वो लगाया कि मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का इन्होंने बोला। मतलब एक करंट उदाहरण की किस तरह इनका मेल जोल है आपस में, और जिसमें पब्लिक को कुछ नहीं पता, बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी पे ये तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जो हमारे सामने हैं। और अभी सुधीर जी भी हमारे सामने कुछ अपने इंसिडेंट्स रखेंगे। सुधीर आपके पास है। जी धन्यवाद निखिल जी। तो जो आदरणीय संदीप ढाका जी और प्रतीक जी ने बात कही कि ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका बहुत ही बड़ा एक कॉकटेल चल रहा है, जिससे फायदा उन दोनों को हो रहा है, परंतु जो आम जनता है वो पीस रहा है। तो इसमें यदि हम देखें तो एक जो तीसरा जो हमारा जो स्तंभ है इस लोकतंत्र का, जो जुडिशियरी है, तो जैसे हमने देखा कि मुंगेर गोलीकांड जो हुआ, उसमें जो दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे और काफी युवा थे, जिसमें उन लोगों पर, जो निहत्थे लोगों पर जो गोलियां चलवाई गई प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद होता यह है कि जो वहां की एसपी थी, उनका बस वहां पे बस दिखावा के लिए उनका जो है सस्पेंशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ दिन बाद अभी पता चला कि शायद उनको प्रमोट भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह जो है बेसिकली ये जो पॉलिटिकल सिस्टम और जो ब्यूरोक्रेसी है उनका बहुत ही एक गठजोड़ है, उसको शो करता है। तो क्या इस केस में जुडिशरी को एक्शन लेने का कोई ये जो है जरूरत है? इस विषय पर भी हमको चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि यदि जुडिशरी को एक ऐसा स्टेप ले जिससे सभी को एक क्लियर मैसेज जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि यदि आगे से आप ऐसा करते हैं तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है जो। तो इस केस में मुझे लगता है कि जुडिशरी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और एक सख्त से सख्त एक ऐसा एक जो है इन लोगों को सजा दी जानी चाहिए, ताकि वो आगे चल के जो आने वाले जो पीढ़ी के जो हमारे सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं उनको एक
डायरेक्शन मिले कि ऐसा यदि हम करते हैं तो बहुत सख्त सख्त कार्रवाई हो सकती है। एक एग्जाम्पल सेट करना। बिल्कुल, आगे बढ़ाते प्रतीक राय इस डिस्कशन को। अब हम लोग इस डिस्कशन में इनवाइट करेंगे हमारे बहुत ही आदरणीय संजीव तिवारी सर को। और संजीव तिवारी सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतनी सारी जो लूप होल्स हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, ये लूप होल्स के आगे का रास्ता क्या है? क्या सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो वो रिफॉर्म्स क्या होंगे? जी जी निखिल जी धन्यवाद। और जैसा संदीप जी ने भी सारी बातों को स्पष्ट कर ही दिया है कि एक आपसी समझ दोनों के बीच में है, राजनीतिक तंत्र और जो ब्यूरोक्रेसी है, दोनों के मध्य एक आपसी समझ तो दिखती ही है। आप इस चीज को समझिए कि पिछले 70 वर्षों में, अभी मैं 70 वर्षों में ही कहूंगा, ब्रिटिश तंत्र की अभी मैं बात नहीं करूंगा, पिछले 70 वर्षों में जो संस्थागत लूट हुई है हमारे देश में, हर प्रकार का करप्शन आप देख लीजिए, जो जिस प्रकार की भी लूट हुई है, बिहार में बालू खनन का विषय हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो, विकास के नाम पे विनाश हो, जो भी हुआ है, जितनी भी लूट हुई है, सब जो है ब्यूरोक्रेट्स के प्रश्रय में हुआ है, इनके आश्रय में ही हुआ है, और इन लोगों ने ही किया है उसको। हर चीज का कमीशन इन लोगों के पास तय है। बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूं मेरे गांव में, मेरे गोपालगंज के गांव में 2002-2003 तक जल का स्तर 12 फीट 14 फीट हुआ करता था, अभी वो 90 फीट 100 फीट पे जा चुका है। तो उसके लिए मेरे जिले का डीएम दोषी क्यों नहीं है? और अगर उसकी वजह से लोग मरे तो उसके लिए डीएम दोषी क्यों नहीं है? तो अगर एक मृत्यु पे सामान्य व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल जाता है, तो डीएम तो 100 सैकड़ों हजारों लाखों हत्याएं कर रहा है प्रतिदिन, उसको तो बीच चौराहे पे खड़ा नंगा जूता उतार के मारना चाहिए। लेकिन समस्या यहां पे ये आ रही है कि इस देश की जनता बहुत ही अबोध है। इस देश की जनता इतनी अबोध है कि वो सब कुछ जानते हुए, समझते हुए वो कुछ नहीं बोल पा रही है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, कई बार मित्रों से चर्चा की है कि हमारी गाड़ी का लाइसेंस देखा जाता है, हमारी गाड़ी का पोल्यूशन कार्ड देखा जाता है। अरे डीएम की गाड़ी का पोल्यूशन देखो ना, तुम 2 मिनट में बहुत पट्टी खुल जाएगी। डीएम का गाड़ी का नंबर है, उस गाड़ी के नंबर को आप गूगल पे दिखा लीजिए, उसकी गाड़ी का लाइसेंस है क्या? और हमारे ऊपर जब आपने क्लॉजेस लगा दिए, प्रावधान थोप दिए, तो तुम्हारे ऊपर क्या है? अभी हमारे छोटे भैया अनुज सुधीर जी ने कहा जुडिशरी भी वही है, घुमा फिरा के कहानी वही आएगी। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक जजमेंट देता है, उसके जजमेंट को हाई कोर्ट काउंटर कर रहा है। तो एक ही जजमेंट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ और कह रहा है, हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है। और इस देश में रोज ऐसे 100 जजमेंट आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट काउंटर कर रहा है, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर रहा है। तो ये तो, अब मैं कहूं कि या तो एक ही एट अ टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सही कैसे हो सकते हैं? एक तो गलत है, बिल्कुल भी चौराहे पे खड़ा करके मारना चाहिए। अभी विष्णु तिवारी की घटना थी उत्तर प्रदेश की, उनको जी बिल्कुल 20 कंटेंट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं संजीव। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी इस व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। ये मूल में जी बिल्कुल, ये जिस व्यवस्था के आश्रय में ये लोग जीवित हैं, सही बात है, सही बात है। नहीं उस संवैधानिक व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। और ये मुद्दा तो आप कह रहे ऐसा हो, मुद्दा है कि जी सर जी ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि जिसमें कि एकदम परफेक्ट पॉइंट पे रहना भी काफी मुश्किल है। लोगों की भावनाएं और आम जन की भावनाएं जो है वो ऑब्वियस ही बातें निकलेंगी। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप उसको प्रकट करेंगे कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल जरूरत बात है। मैं आना चाहूंगा वापस प्रतीक राय के पास, और प्रतीक राय से मैं पूछना चाहूंगा कि प्रतीक राय, अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी में ये जो लैटरल एंट्री की बात चल रही है, ये लैटरल एंट्री होने से क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, और इनकी नेगेटिव पॉइंट्स में संदीप सर से लूंगा, आप पॉजिटिव पॉइंट्स बता दीजिए लैटरल एंट्री के। लैटरल एंट्री पे हम पहले तो थोड़ा सा हम एक विषय बताना चाहेंगे। समय का थोड़ा सा सीमा भी है प्रतीक जी, इसलिए समय का सीमा का एकदम ध्यान रखते हुए सबसे पहले आप अभी देखिए, इस्लामिक स्टडीज पढ़ के एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बन रहा है। इस्लामिक स्टडीज, कुरान की पता नहीं, इस्लामिक स्टडीज का हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें क्या पढ़ाया जाता है। इस्लामिक स्टडीज की जिसने पढ़ाई की वो इस्लामिक स्टडीज का एग्जाम दे करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रैक करेगा। और इसी प्रकार से अपना अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ के एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को क्रॉस करने के बाद 23 साल 25 साल नहीं 26 साल 27 साल एवरेज एज क्या है इस ऑफिसर का, 26 साल 27 साल 28 साल, जो अपने जीवन में इतना संघर्ष देख चुका है, उसके बाद जो पक चुका है आदमी, उसको आप क्या सिखाइएगा? जो आदमी घर से पक करके आ रहा है उसको आप ट्रेनिंग देकर क्या सिखाइएगा? तो
लैटरल एंट्री से पहले हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं, +2 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। +2 के बाद सिलेक्शन होने जैसे एनडीए का होता है सिलेक्शन, और उसके बाद जैसे एनडीए में ट्रेनिंग होता है, ठीक उसी प्रकार आईएएस आईपीएस का एक बच्चे का दिमाग आप शेप कर सकते हैं जो इतना प्रिजुडाइज्ड है पहले से। आपको हम एक एग्जांपल कोट करेंगे, जब लोग तैयारी करने भी जाता है ना, और जो लोग क्वालिफाई करता है, उसमें भी 3-4 धड़ा होता है। एक धड़ा वो होता है जो 3rd जनरेशन आईएएस आईपीएस है, 2nd जनरेशन आईएएस आईपीएस है, जो ब्यूरोक्रेसी में बाप मतारी था तो बच्चा ब्यूरोक्रेसी में आया है, वो लोग अपने आप को एलीट मानता है। उसके बाद एक धड़ा ऐसा होता है जो बिल्कुल गरीब गुरबा है, वो किसी तरह आईएएस आईपीएस बना है संघर्ष करके। एक मिडिल क्लास लोगों का धड़ा होता है। तो सबके बीच में बातचीत करने की, सोचने समझने की बहुत एक अंतर आ चुका रहता है। ऐसे चर्चा तो बहुत लंबी चली जाएगी प्रतीक जी, आपका जो बात है बिल्कुल सही है। आप थोड़ा लैटरल एंट्री की क्या आपको सकारात्मकता क्या दिखती है लैटरल एंट्री में? बस ये हम लैटरल एंट्री से पहले प्री लैटरल एंट्री के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लैटरल एंट्री पे आ जाते हैं। लैटरल एंट्री से ये भूमिका बांधना जरूरी था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये बहुत ही स्पेसिफिक सर्विस है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको आप कल को होके जल विभाग का सचिव बन जाइएगा, कल को होके आप ऊर्जा विभाग का सचिव बन जाइएगा, कल को होके आप पर्यावरण विभाग का सचिव बन जाइएगा। और आपने पढ़ाई क्या की है? आपने इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई की है। आपने क्या पढ़ाई की है? तो आपने लॉ की पढ़ाई की है। आपने क्या पढ़ाई की है? तो आपने लिटरेचर की पढ़ाई की है, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथिली की। आपने क्या पढ़ा है? तो इतिहास पढ़ा है। आपका क्या कोरिलेशन है वाटर मैनेजमेंट से, एनवायरमेंट मैनेजमेंट से, क्या कोरिलेशन है आपका? ये सब बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड डोमेन है। तो इसके लिए लैटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया इस दिशा में। ऐसे लोग जो खाली पार्टी पॉलिटिक्स में जीवन अपना दिए हैं इधर साठ गांठ करने में, उन लोग को जब आप सचिव बनाइएगा तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा उसका? इस देश में खूब पैसा खर्चा हो रहा है रिसर्च पे कि हम लोग को देश में पानी समस्या से निजात पाना है, और हर साल बाढ़ आ रहा है। सही बात है। पूरा खर्चा हो रहा है कि हमको महाराष्ट्र को महाराष्ट्र में सुखाड़ मुक्त बनाना है, और लोग सुखाड़ से मर रहा है, पलायन कर रहा है। यही होगा निष्कर्ष। इसके लिए लैटरल एंट्री जरूरी है। संदीप सर के पास मैं फिर से आना चाहूंगा कि सर इस लैटरल एंट्री की पॉजिटिव पॉइंट्स काफी अच्छी प्रतीक राय जी ने बताई, इसकी भूमिका भी काफी अच्छी बांधी। एक रिफॉर्म जो मुझे काफी पसंद आया इनका कि आप जो ये सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको 10+2 के बाद लिया जाए, और जो मैक्सिमम एज आज 32 साल है उसको घटाया जाए। उसको लगभग मुझे लगता है कि 23-24 वही 20-21 +2 के बाद देना है तो 20-21 जैसे एनडीए होता है। हाँ, उसी टाइप का रखते हैं, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है उस टाइप की इसकी ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग में कुछ अच्छे आप उसमें चेंजेस लाएं तो बुनियादी रूप से। सर ये जो लैटरल एंट्री है इसकी नेगेटिव पॉइंट्स आपको क्या दिखती है? जी, लेटरल एंट्री जैसे अभी बताया है प्रतीक जी ने कि लेटरल एंट्री में इस तरह का बेनिफिट हो कि उस पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर टॉपिक से लोगों को लेके आया जाए या एज कम की जाए, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक तरीके का इसमें ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक इसमें ये रह सकता है कि अगर हम कम एज के बच्चों को मान लिया एनडीए की तरह या 10+2 के बाद हम उनमें ब्यूरोक्रेसी में सेलेक्ट करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा वाइड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कोई डीएम बनता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। तो ये भी फिर हमें, अगर हम लेटर एंट्री या हम एज कम करते हैं इस तरीके का, तो फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कम से कम 5 या 6 साल उस कैंडिडेट के ऊपर लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशन इस तरह का बनाना पड़ेगा, जैसे बीटेक या पीएचडी या इस तरह का होता है कि वहां पे वो पूरा 5-6 साल गवर्नमेंट के अंडर में एक बार एडमिशन हो गया उसका, सपोज यूपीएससी क्लियर हो गया, तो उसमें जैसे मसूरी अभी 1 साल या 1.5 साल के लिए मसूरी में ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको मसूरी का बता दूं, अभी मुझे कोई बता रहा था कि वहां पे इस तरह का लग्जरी ट्रेनिंग इनका रहता है कि इस तरह का दिमाग में वो फ्रेम इनके सेट किया जाता है मसूरी में कि आप राजा हो इस देश के, प्राइम मिनिस्टर, और ये भी तुम्हारे उस पे चलेंगे ऑर्डर पे, तुम ही, और तुम सबसे बड़ी पावर यहाँ से जाके निकलोगे। तो जो एक तरह का एक सिस्टम इनको माइंड में सेट किया जाता है कि तुम बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी पोस्ट पर जा रहे हो। तो वो भी कहीं ना कहीं उसी का ही नतीजा है जो आज रायपुर में हो रहा है या त्रिपुरा में हो रहा था। वो टसन, वो नतीजा है कि ये कुछ लोग, मैं सब लोगों को तो नहीं कहूंगा, पर कुछ लोग उस लग्जरी लाइफ और उस अपने जो एक एटीट्यूड है उससे बाहर निकल ही नहीं पाते।
उनको लगता है कि यार मैं डीएम जिले का, पूरे जिले का मालिक हूं मैं। ये जो पॉइंट उठाए कि आप 5-6 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए +2 के बाद, ये पॉइंट हम मिस कर दिए। ये पॉइंट आप बहुत अच्छा उठाए। हाँ, तो मेरा भी वही। हाँ, वो ट्रेनिंग आपको फिर अगर आप 10+2 में, तो 5-6 साल के लिए आपको एक ऐसे इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जहां से 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद आईएएस वहां से निकालोगे, उसको हर तरीके की ट्रेनिंग, हर तरीके का उसको एक मतलब के एक्सपोजर, रूरल एरिया से जाके किस तरह कोई गरीब रहता है, तुम बाहर भी उसको गांव में उनमें भी भेजो उनको 6-6 महीने के प्रोजेक्ट में, कि तुम घूम के आओ, तुम लोगों की प्रॉब्लम को देखो, उसका एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ, वो रिपोर्ट सबमिट करो और उनका एग्जाम कराओ, उनको फिर पासिंग मार्क्स देकर उनको फिर दोबारा हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि तुम उनको इतना टफ करो कि भाई बाद में पास होना टफ है, लेकिन तुम रिपोर्ट बना के वो तो सबमिट करो। पता तो चले कि जो एक लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आया है, जो अभी प्रतीक जी बता रहे थे, जिसके बाप दादा डीएम है, आईपीएस है, उसको यही नहीं पता कि गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या किसी के, मान लिया बिहार में है, यूपी में है, अरे भाई पीने का पानी तक वहां पे नहीं है, खाने का खाना नहीं है, लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं है, उसको नहीं पता है प्रॉब्लम भाई। वो तो सीधा उन्हें एक दो साल सिविल सर्विसेज का। जी सर, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर हम लोग लिस्ट देखते हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप पाएंगे कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हुए बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जो जिला स्कूल से कोई बच्चा आईएएस बन गया हो या फिर सरकारी स्कूल से बन गया हो, इनकी संख्या भी काफी कम है। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस सिविल सर्विसेज में सर ने जो बताया कि बहुत ही प्रिविलेज, जो पहले से जो प्रिविलेज है उनको और प्रिविलेज दिया जा रहा है। इसमें भी कुछ बुनियादी सुधार होना चाहिए। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और वो आईएएस बन भी रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम कितनी तरीके की हो सकता है। मतलब अगर ये रूरल एरिया में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी के पढ़ाई की, खाने की, इतनी इतनी मतलब बेसिक नीड है लोगों की, उनको ये भी जानकारी नहीं है। उनको ये लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, लोग तो बढ़िया सर्वाइव करे, क्योंकि वो ऐसे माहौल से निकल के आया, उसे नहीं पता वो चीजें। वो 2 साल 3 साल 1 साल राजेंद्र नगर में, मॉडल टाउन में, दिल्ली के पोस्ट एरिया में रहा, 1 लाख रुपए पर ईयर भी खर्च हुआ, 2 लाख होने कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है उनके पास। उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, सीधा इंटरव्यू हुआ, सीधा मसूरी में 1 साल की ट्रेनिंग करके तुमने उनको 6 महीने बाद, 1 साल बाद एक जिला दे दिया डीएम बना के। वापस मैं तिवारी सर के पास आना चाहूंगा। तिवारी सर, आप बताइए कि अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे जो इतना ज्यादा डिपेंडेंस दिखता है भारत में, तो इसका, अगर इसको रिफॉर्म्स हम इसमें नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का? क्या अल्टरनेटिव आप सजेस्ट करेंगे? मैं इसी विषय पे आपको बताने भी वाला था। हम सब गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, हम सब की पृष्ठभूमि गांव है, और गांव के स्तर पे अगर आप देखें तो एक गांव को संचालित करने के लिए किसी डीएम की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, किसी डीएम की आवश्यकता नहीं है एक गांव को क्रियान्वित करने के लिए। अगर समाज नैतिक रूप से प्रबल हो जाए और नैतिक रूप से मजबूत हो जाए तो किसी डीएम की जरूरत नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं, जब डीएम इंटरवेट करता है, डीएम की नीतियां गांव में इंटरवेट करती हैं, तो गांव एक लूट का अड्डा बन जाता है। बिल्कुल, तो मुझे समझ में आ रहा है आपको। आप चलिए, अब जब हम इनके वैकल्पिक व्यवस्था की बात करेंगे तो हमको पूरे संवैधानिक व्यवस्था के विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। उस पर हम चर्चा करेंगे तो समाज में बहुत सारा मतभेद है। हम कहेंगे कि हमें राजतंत्र की ओर जाना चाहिए तो 10 लोग प्रश्न खड़ा करेंगे, क्योंकि फिर लोकतंत्र पे ही प्रश्न हो जाएगा। ये लोकतंत्र डीएम तंत्र में कन्वर्ट हो गया है, नेता तंत्र में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि भारत के गांव आज भी सक्षम है अपनी नीतियों को चलाने में, उसमें किसी डीएम की जरूरत नहीं है। गांव में संसाधनों की जितनी भी लूट हुई, क्योंकि नदियों से बालू को निकाला गया, पर्वतों को तोड़ा गया, ये सब गांव के हिस्से हुआ करते थे, और ये सब डीएम के गाइडलाइन पे हुआ है, सब ब्यूरोक्रेट के गाइडलाइन पे हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, विकल्प के रूप में तो आप अपने गांव को ही देखिए। एक गांव जो है, एक गांव को स्वतंत्र इकाई मान लीजिए, गांव अपने आप को चलाने में सक्षम है, लेकिन उस स्थिति में सरकारें गांव को नक्सलाइट कह देती हैं और 10 तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। जब गांव अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करता है, सरकार की नीतियों को नहीं मानता है, डीएम की नीतियों को नहीं मानता है, तो मैंने तो देखा है झारखंड में पूरे गांव को पत्थलगड़ी का झूठा आरोप लगा के और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये कहने लग गए कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी का काम चल रहा है, जबकि वो बस वो ये कह रहे थे कि हम अपनी नीतियों को चलाने में सक्षम है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक गांव अपनी नीतियों को चलाने में सक्षम है, किसी डीएम, किसी ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सुधीर, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि
और क्या रिफॉर्म्स हम लोग सिविल सर्विसेज के अंदर देख सकते हैं? काफी शॉर्ट में निपटाइएगा जी, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे प्रतीक राय से भी लेंगे और सर से भी लेंगे। जी। तो रिफॉर्म्स के नाम पर अभी हाल फिलहाल में यदि हम तत्काल में देखें तो एक यह हो सकता है कि जैसे जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, खास करके उसमें जो इंटरव्यू की जो उसमें आप 30 मिनट जज कर रहे हैं कि वो आगे या चल के अपने जीवन काल में कैसा सेवा देगा राष्ट्र को, तो उसमें यदि हम कुछ एक्सटेंशन दे, जैसे एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, या फिर कुछ एक उन लोगों का टेस्ट किया जाए, ताकि उन लोगों का जो संवेदनशीलता है, जो समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसकी हम लोग एक वहां पे चेक वहां पे करें। तो इस हिसाब से एक अभी हाल तत्काल के लिए वो काफी सही हो सकता है, और इसमें काफी स्कोप है आगे इसमें बदलाव के। तो ये मुझे लगता है कि तत्काल यह करने की आवश्यकता है। प्रतीक राय, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लूंगा कि क्या हम लोग जो यूपीएससी है या जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, इसको गवर्नमेंट से अलग करके एक ऑटोनॉमस बॉडी बना सकते हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह की कुछ कार्य हम कर सकते हैं जिससे कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस या फ्रीडम आए? क्या आपको लगता है? हम बस आपका 2 ही मिनट लेंगे, 120 सेकंड में वाइंड अप करेंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का काम होता है जो पार्लियामेंट में आपका पॉलिसी फ्रेम हो रहा है, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना। ये होता है सीनियर ब्यूरोक्रेट का काम। और जो सॉरी, ये होता है जूनियर ब्यूरोक्रेट का काम। सीनियर ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है? सीनियर ब्यूरोक्रेट पार्लियामेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाता है, उसी पॉलिसी को जूनियर ब्यूरोक्रेट इंप्लीमेंट करता है। ठीक है? तो अब आपका प्रश्न था कि क्या हम ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं? तो देखा जाए एक तरीके से तो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। ब्यूरोक्रेसी का काम इतना ही है, सीनियर ब्यूरोक्रेसी का, कि वो पार्लियामेंट को कुछ एडवाइस करे, और जूनियर ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो इंप्लीमेंट करे। अब जैसे संजीव जी बता रहे थे कि इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि सब कोई जो उपभोक्तावाद, और सामान खरीदो और अमीर हो जाओ, खुद का मंदिर बनाओ, ये जो छा गया है देश के अंदर, विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है, तो उसके तहत क्या होता है, अब हर ब्यूरोक्रेट, जो लोअर ब्यूरोक्रेट होता है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के नाम पे गांव को लूटता है। और उसको संरक्षण कौन देता है? सरकार संरक्षण देती है। तो ये जो पूरा टोटल मिलीभगत है, टोटल मिलीभगत है। अभी आप रांची के रिंग रोड के पास चले जाइए, रांची के रिंग रोड पे जितनी भी जमीनें हैं, सारे के सारे अगर आप निकालेंगे तो सारे के सारे लोग नेता मिलेंगे या आपको ब्यूरोक्रेट मिलेंगे। इतनी जमीनें उनके पास कहां से आ गई, इसको इसमें डीप में आप नहीं जाना चाहेंगे। कहने के लिए झारखंड में सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, कहने के लिए आप आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको आए बगाए किसी प्रकार से ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो लोग नेता हैं, वो लोग जब आदिवासी, आप जितने भी पॉश एरिया में चले जाए, वहां पे आपको ब्यूरोक्रेट का ही बहुत बड़ा घर मिलेगा। आप देख के वैसे मतलब आपको लगेगा कि मुकेश अंबानी का जो मुंबई वाला घर है, उसके कंपैरिजन में ये लोग घर बनाते हैं। फाइनल में रिमार्क्स सुनना चाहूंगा डॉक्टर संदीप जी। प्रतीक राय कुछ बोलना चाह रहे थे। आप जो प्रश्न किए थे, क्या ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट आप एक दूसरे का इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो उसका जवाब है कि वो लोग इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहता है। इंडिपेंडेंस को साइड रखकर हम लोग को आंसरेबिलिटी तय करना पड़ेगा, और हम लोग को तय करना पड़ेगा, वो लोग आपस में नहीं करेगा। हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को इस चीज को इलेक्शन का मुद्दा बना करके कि भाई आप द्वारा सिविल सर्वेंट, ये जो सर्वेंट है इसको आप लिटरली लीजिए और सोसाइटी को सर्व कीजिए, भौकाल नहीं काटिए। यहाँ पर आप भौकाल काटिएगा तो धीरे धीरे वो जब पाइल अप होगा, देश बदल रहा है, वो पुराना और हम लोग को अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देना है, फ्यूचर जनरेशन को भी यही ज्ञान देना है कि इंडिया में जो इतनी हाइप है, आप फिनलैंड जैसी कंट्री में चले जाइए सर, फिनलैंड जैसी कंट्री में वहां पे कोई भी ब्यूरोक्रेसी में जाता नहीं है। वहां पे सबसे जो सम्मानित पोस्ट है वो टीचर का पोस्ट है, साइंटिस्ट का पोस्ट है, और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट भी जो आते हैं, जो नोबेल प्राइज जीते हुए हैं, वो उन्हीं कैसाइटी कंट्री, यूरोप की कंट्री से आते हैं, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन से आते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें भी अपने लेवल पे डालना, और इलेक्शन का मुद्दा इसको डेफिनेटली बनाना है सोशल मीडिया के माध्यम से। फाइनल रिमार्क्स में लेना चाहूंगा डॉक्टर संदीप धागा सर से। जी, जैसे अभी प्रतीक जी ने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अलग होना ही नहीं चाहते, क्योंकि अलग होने का मतलब है उनके दोनों के अस्तित्व पर ही खतरा। क्योंकि अगर तुम 70-80 हजार, 60 हजार, 70 हजार की सैलरी पे कोई डीएम काम करेगा, तो वो तो बेचारा सोचेगा कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि वो तो 1,000 2,000 करोड़ का वो लेके आया है सपने वहां से। वो जो मसूरी में ट्रेनिंग करके आया है, वो तो बहुत बड़ा पैकेज देख के आया।
तो इसका मुझे यही बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि इसका इनको एक रिफॉर्म अगर माना जाए तो एक ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने का जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो शायद नहीं करेगी। हम लोग को बोलना पड़ेगा। उसको यही करना चाहिए कि जो एक 5 साल 6 साल का ट्रेनिंग पीरियड इनका होना चाहिए। अगर तुम 22 23 साल 24 साल तय करते हो उनका, तो उसके बाद 5 साल या 6 साल तुम्हें तय करने पड़ेगा। उसमें तुम्हें को सबको इक्वल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लिया जी सपोज जी अभी 32 साल लास्ट वो है इसका, 32 ईयर कर दिया इसका कि भाई ये एज लिमिट है। अभी मैंने बहुत बार देखा है यंग लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देता है, 21 22 साल का भी डीएम बना हुआ है। एक 32 साल तो और 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है तो घिस रहा है 10 साल से, वो 10 साल बाद वो भी फर्स्ट टाइम डीएम बनाए। तो मतलब ये एक 21 साल का बच्चा है, 22 साल का, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही रूरल का ना उसका, बस उसको ये कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई की, 10th 12th बीएससी जो भी, बीएससी कहाँ बीटेक वगैरह किया, कुछ भी किया, और बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, वो डीएम बन के बैठ गया 22 साल का लड़का। बिल्कुल और आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो वहां के रूरल एरिया का, वहां के गरीब का, वहां के हर तरह की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि वो डीएम है जिलेगा। वो नहीं करेगा भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको तैयार नहीं किया उस लेवल पे। गवर्नमेंट ने उसकी एजुकेशन का और जो लोग प्रोएक्टिवली काम करते हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनकी ट्रांसफर होने लगती है। तो ऐसे नहीं कि सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो खराब है, बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि काफी अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अपना डर रहता है अपने प्रमोशन का, अपने फंसने का, बहुत सारी उनके साथ भी दिक्कतें रहती हैं। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर आप? लास्ट कुछ कॉर्पोरेटिव रिमार्क्स दे दीजिए, खत्म करेंगे बस इस पर आप। हाँ, तो नहीं, उसका यही है कि इस तरीके से ये भी फिर किसका फेलियर है? ये भी गवर्नमेंट का फेलियर है। क्योंकि भाई अगर कोई इंसान ईमानदार तरीके से काम कर रहा है, तुम उसको काम नहीं करने दे रहे हो। तुमको वो ही करप्ट और भ्रष्ट आदमी चाहिए जो 500 करोड़ कमाए, 500 में से 400 तुमको दे, 100 करोड़ अपने पास रखे। तो ये पॉलिटिकल जो एक तरफ आज के टाइम में, अब से 20 साल 30 साल पहले भी जब हम देखते थे पॉलिटिकल का, अगर कोई जिक्र करता था पॉलिटिक्स का, अरे नहीं नहीं वो तो बदमाश है, पॉलिटिक्स करता है। अब इतना लग्जरी और इतना पैसा लोगों ने पॉलिटिक्स में दिखा दिया है, इतना पॉलिटिकल लोगों ने इतना पैसा करप्शन से ले लिया है कि आजकल हर एजुकेटेड आदमी भी, पढ़ा लिखा फैमिली भी, सब कुछ, लड़का पॉलिटिक्स कर रहा है। जिसने बीटेक कर लिया अब पॉलिटिक्स करेगा। मतलब वो पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में सेवा पेवा कुछ नहीं है, भाई इलेक्शन जीतना, उसके बाद 100 200 500 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, और वो पॉलिटिक्स में ही हो सकते हैं। तो ये एक बहुत गलत वो है सिस्टम। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। समय की किल्लत के चक्कर में ये डिस्कशन हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और भी जो भी मुद्दे आएंगे हमारे सामने, और राष्ट्र निर्माण में हमारा अगर कुछ भी योगदान हो जाए और हम अपने बाकी युवा दोस्तों को या अपने फ्यूचर जनरेशन को कुछ अवगत करा सके तो हम कराएंगे। ये डिस्कशन हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। और माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ, समय की सीमा के कारण ये जो डिस्कशन था हमें समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, बस लास्ट में संजीव तिवारी जी को थोड़ा ग्रामोदय फाउंडेशन के बारे में एक बार, जो अगर कोई, मैं वो बोलने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था अभी, वो बोलने ही वाला था। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि कृपया करके मेरे इस जो भी इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे साथ तिवारी सर जुड़े हुए हैं, जो कि इनका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। ये ग्रामोदय फाउंडेशन करके एक एनजीओ चलाते हैं, उसके पेज को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी जाके सपोर्ट कीजिए। और फाइनल मैं उसके बारे में 1 मिनट के अंदर 1 मिनट का आप समय लीजिए तिवारी सर, और ग्रामोदय फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। ग्रामोदय फाउंडेशन एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है जल को लेकर, कि बाढ़ को कैसे खत्म किया जाए और सुखाड़ को कैसे खत्म किया जाए। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश में जल की कमी है, जबकि भारत का 1/3 क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो ये अतिरिक्त जल के कारण होगा, जल की कमी के कारण नहीं हो सकता है। हमारा कहना यही है कि नदियों में जो उफान आता है बाढ़ के दौरान, उस दौरान 400 करोड़ लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नदी का पानी समुद्र में चला जाता है। हमको केवल उसको स्टोर करना है, और भूजल का हमको दोहन नहीं करना है, क्योंकि भूजल जो है वो वृक्षों का अधिकार है, उसको हम दोहन ना करें और नदी के जल को स्टोर करें। इसी अभियान को लेके ग्रामोदय फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। आदरणीय श्याम सुंदर राठी जो वैज्ञानिक हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सारा विषय चल रहा है। जी, बहुत ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय श्री राम। फिर आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य हमें मिलेगा, आगे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद संदीप ढाका सर, धन्यवाद सुधीर, धन्यवाद प्रतीक राय, और धन्यवाद तिवारी सर। शुभ रात्रि, नमस्कार जी, शुभ रात्रि। हम लोग 2 मिनट